टू बी वेरी फ्रैंक, हमें भी इतनी कल्पना नहीं थी कि इतनी स्मूथली लोग इसका स्वीकार कर लेंगे। तो मुझे उस बात की बड़ी खुशी है। जो इनिशियल रिस्पांस आपको मिला होगा अभी तक, क्योंकि अभी आपसे पहले पैनल में हमारे साथ नवीन कुमार जी भी थे, उन्होंने ये भी कहा कि जो इनिशियल एस्टिमेट थे उससे कहीं ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो रहे हैं। तो जो भी आपके इंटरनल टारगेट्स थे या फिर एस्टिमेट थे लॉन्च के पहले क्वार्टर में या फिर पहले 1-2 महीने में रिस्पांस के, उस पर आप कहाँ इस समय देख रहे हैं जीएसटी रोल आउट को या फिर इसके इम्पैक्ट को? वैसे हमने कोई ऐसा इंटरनल टारगेट तो बनाया नहीं था, बट हमारी ये उम्मीद तो ज़रूर थी कि जो पहले जीएसटी से पहले वैट, सर्विस टैक्स और एक्साइज तीनों में मिलके करीब 80 लाख हमारे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर थे। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनका टर्नओवर 10 लाख और 20 लाख के बीच का था, वो तो नेचुरली निकल जाएंगे ऐसे हम सोच रहे थे। तो करीब मोटा सा अंदाज था कि 60 लाख पीपल अभी आ जाएंगे और बाकी साल ख़त्म होते होते करीब 80 लाख तक पहुंच जाएंगे, ऐसा कोई अंदाज़ था। बट अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाई ऑलरेडी हम लोग करीब 77 लाख तक तो पहुंच गए हैं और अब मुझे लगता है कि इवन 1 करोड़ लोग भी शायद साल के अंत तक इसमें एनरोल हो जाएंगे। सो मैं कह सकता हूं कि उम्मीद से भी ज़्यादा रिस्पांस जीएसटी में हमको मिला है। लेकिन जो पोटेंशियल होगा सर वो क्या होगा? 6 करोड़, 6.5 करोड़ जो ट्रेडर्स हैं जो अभी 6 करोड़ इज़ एन एक्सेस, वैसे हमारे देश में कुल मिला के एंटरप्राइज की संख्या उतनी है, बट वो सब इनफॉर्मल एंटरप्राइज है, बहुत छोटे एंटरप्राइज है। जो 20 तो लाख जैसे एक बार्बर की दुकान है छोटी सी गांव में, टाउन में या छोटे से सिटी में, वो छोटी दुकान में उतना पोटेंशियल नहीं होता कि जो 20 लाख से ऊपर उनका टर्नओवर हो। सो इसलिए वो 6 लाख का आंकड़ा तो वो तो टोटल नंबर ऑफ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एंटरप्राइज का है, उतना तक पहुंचना तो शायद असंभव है। तो कहाँ तक पहुंच पाएंगे आपने? वो हम 1 करोड़ अभी कुछ एस्टिमेट नहीं कर सकते, अभी तो हम यही अंदाज लगा रहे हैं कि एटलीस्ट 1 साल खत्म होते तक हमारा 1 करोड़ तक का तो हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़ एक हसमुख जी, जो अभी इनफैक्ट जो अभी हमने पैनल डिस्कशन किया उसमें एक रिस्पांस ये भी आया कि अब जैसे सिगरेट का मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, उस पर जिस तरह से सेस इंट्रोड्यूस किया गया और एक व्यू ऐसा इमर्ज हो रहा था कि शायद इतना जल्दी नोटिफिकेशन या फिर इतना जल्दी मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी। ये आज सिगरेट में हो सकता है, कल कहीं और किसी और कमोडिटी में मॉडिफाई हो। आपका व्यू क्या है इस पर? देखिए, हम मानते हैं कि ये बहुत नाइंसाफ़ी है कि 20 दिन के अंदर हम किसी चीज़ का रेट बदल दे, लेकिन ये सिगरेट एक ऐसी सेंसिटिव कमोडिटी है कि जिसमें हमारे लिए और कोई चारा ना था। हम मानते हैं कि ये मिस्टेक थी हमारी कैलकुलेट करने में, रेवेन्यू न्यूट्रल और टैक्स न्यूट्रल हम बनाना चाहते थे, लेकिन समाउ कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो गई और जो टैक्स लगना था उससे कम लग गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई या तो सिगरेट के दाम गिरने हैं, अदरवाइज एंटी प्रॉफिटेरिंग लग जाएगा, और या तो फिर हमको कंपनियों को प्रॉफिट करने देना है। वो दोनों ही चीज़ असंभव थी। कंज्यूमर के लिए भी ये मतलब सोसाइटी को ये सिग्नल देना भी ज़रूरी है कि सिगरेट के ऊपर सरकार का रुख जो है वो इतना काइंड नहीं है। सो ये बड़ा सेंसिटिव कमोडिटी था, इसलिए हमको ये करना पड़ा। अब बाकी सब कमोडिटी में ऐसा होगा ये मानने की कतई कोई मिस्टेक ना करे। लेकिन एक जो व्यू था सर, अभी इनफैक्ट वी पोज द क्वेश्चन टू द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, उनका भी ये कहना था कि जैसे जैसे रिप्रेजेंटेशंस आ रहे हैं हम उनको जीएसटी काउंसिल में लेके जाते रहेंगे। लेकिन ये भी क्या सही होगा कि मतलब कितनी ड्यूरेशन में आप कहेंगे कि चेंजेस होते रहेंगे? नहीं, चेंजेस हर दिन करना तो संभव है ही नहीं हमारे लिए। एट द मोस्ट देयर कैन बी एन एनुअल रिव्यू, लेकिन जिन चीज़ों में ट्रेड और इंडस्ट्री को बहुत ही तकलीफ हो रही है, वेयर इट इज़ रियली पिंचिंग ए लॉट, वहाँ उस टाइप के केसेस में, कुछ चंद केसेस में द काउंसिल कैन डिसाइड, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी ए नॉर्मल अफेयर। ये आम बात नहीं हो सकती कि हर दिन हम लोग हर महीने मिलके 4 कमोडिटी का इधर चेंज किया, 5 कमोडिटी का दूसरे महीने में चेंज किया, ये संभव नहीं है, वो करना भी नहीं चाहिए। एक जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, रोल आउट के बाद भी मतलब मैं कुछ हद तक ये कहूँगा, जो मैंने रिपोर्ट्स देखी उसमें, कि टू सम एक्सटेंट मे बी द इंडस्ट्री इज़ लिविंग इन डिनायल। तो अभी भी उनकी तरफ से काफ़ी विरोध हो रहे हैं। हमें गुजरात से भी कई रिपोर्ट्स आई, आपकी भी बात हुई है काफ़ी टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन से। तो क्या लगता है आपको, इज़ देयर सम मेरिट जो उनका व्यू है या फिर जो उनके इश्यूज़ हैं इसमें? देखिए, उनकी जो मेन डिमांड वही थी कि भाई कपड़े के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर आप टैक्स ना लगाएं, क्योंकि आज तक लगा नहीं है।
ना ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुई कि भी आज तक कोई कमोडिटी के ऊपर एक भी टैक्स नहीं लगा इसलिए उसके ऊपर 5% भी आप टैक्स ना लगाओ। जीएसटी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि वो हर स्टेज में लगना चाहिए और उस स्टेज के आगे वाले को उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलना चाहिए। किसी एक श्रृंखला में किसी एक की टैक्स की जो चेन है उसमें बीच वाली चेन में अगर हमको एक कमोडिटी को छोड़ दे तो वो आगे की चेन वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती नहीं है और कास्केडिंग ऑफ टैक्सेशन हो जाता है। तो जैसे यान के ऊपर टैक्स है, कपड़े के ऊपर नहीं लगाए तो फिर अप्रैल वाले को टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो ये जीएसटी का पूरा मतलब ही नहीं रहेगा फिर तो। सो ये संभव नहीं है कि कपड़े के ऊपर बीच में 5% जो लगाया वो नहीं लगाए। अब वो उनकी मेन डिमांड तो हम पूरी नहीं कर सकते, बाकी उनकी जो छोटी छोटी प्रोसीजरल कोई डिमांड है या कोई ऐसा इनकन्सिस्टेंसी है वो तो काउंसिल कैन लुक एट इट। सर, आपने कहा कि बाय द एंड ऑफ द ईयर यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 करोड़ पीपल, 1 करोड़ बिजनेसमैन टू बी पार्ट ऑफ जीएसटी। तो फ्रॉम अ रेवेन्यू कलेक्शन स्टैंड पॉइंट, ऑलरेडी रेवेन्यू कलेक्शन हैज़ बीन फेयरली रोबस्ट। कितना आप इंक्रीज देख रहे हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर इन रेवेन्यू कलेक्शन? देखिए, हम इसके लिए कोई टारगेट नहीं बना रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पीपल में गो अप, बट साथ साथ हम लोग जो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तो दे रहे हैं ना। सो ऐसा नहीं है कि हर आदमी नया टैक्स भरेगा, वो एक दूसरे के इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी उपयोग करेंगे। इसलिए ये हमारे लिए संभव नहीं है कोई टारगेट बनाना कि भाई इसमें कितना हमारा रेवेन्यू आएगा। जो भी आएगा हमें स्वीकार। लेकिन जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जिसकी सब लोग बात कर रहे हैं जीएसटी का होगा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाएगा। तो उससे आप कितना अमाउंट ऑफ जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का मनी है या जो ब्लैक मनी है, हाउ मच डू यू सी फ्लोइंग बैक इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी? अभी हम इसका अंदाज लगाना मुश्किल समझेंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट व्हाट एग्जैक्टली विल बी द क्वांटम ऑफ टैक्स दैट वी विल बी गेटिंग, और कितना इनफॉर्मल इकोनॉमी फॉर्मल में आएगा वो अब अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल होगा। एक हमें जो फीडबैक मिला हसमुख जी वो ये भी था कि एक तो जो स्ट्रक्चर है या फिर ढांचा है जीएसटी का, उसमें जो अनपैकेज्ड फूड आइटम्स हैं, ग्रेन्स हैं, क्योंकि वो सब एग्जेम्प्ट हैं, तो कहीं ना कहीं ये शायद नॉट बाय डिज़ाइन बट मे बी बाय मिस्टेक और बाय इग्नोरेंस जो अनपैकेज्ड या अनसेफ या अनहाइजीनिक कंजम्पशन है वो शायद इससे थोड़ा इनकरेज होगा। और दूसरा, कुछ केसेस हमें सुनने में आए जीएसटी लागू होने के बाद कि कई कंपनीज, खासकर जो छोटी मोटी लोकल ब्रांड्स हैं, अगर उन्होंने अपने प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क रजिस्टर किया था तो वो या फिर अगर वेटिंग में थे वो लोग ट्रेडमार्क के लिए, तो उसे वापस ले रहे हैं क्योंकि फिर वो उस दायरे के बाहर हो जाएंगे। ये एनोमली, इसमें कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है। हमारी पीयूष जी से भी बात हो रही थी बिफोर यू केम, उन्होंने भी ये इश्यू तब पॉइंट आउट किया था। देखिए, ऐसा है कि देयर इज़ ए मिसअंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जीएसटी काउंसिल ने ये नहीं कहा है कि कोई भी चीज़ अगर आप पैक करके बेचेंगे, ब्रांडिंग स्टैंडर्डाइज करके उसको साफ करके अच्छे से वजन करके उसको पैकिंग में आप बेचेंगे तो उसके ऊपर 5% लगेगा। पैकिंग के साथ साथ जो कंडीशन है वो कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क उसका होना चाहिए। अब आदमी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क क्यों लेता है? आदमी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इसलिए लेता है कि उसकी जो ब्रांड है उसकी कोई मार्केट में वैल्यू है और वो वैल्यू का प्रीमियम लेना चाहता है मार्केट में से। जब कोई आदमी रजिस्टर्ड ब्रांड माल बेचता है तो उसके माल की कीमत नॉर्मल जो लूज में माल बिकता है या अनब्रांडेड माल होता है उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा उसको प्रीमियम मिलता है। यही वजह है कि वो प्रीमियम में से वो 5% बनने के लिए हम उनको कह रहे हैं। अगर आप अपनी गुडविल है, वो गुडविल को आप प्रोटेक्ट करना चाहते, उस ब्रांड की प्रीमियम वैल्यू आप मार्केट से लेना चाहते तो आप 5% भरिए, और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ज़रूर पैक करके बेचिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर आपकी ब्रांड को भी आप प्रीमियम उसके ऊपर लेना चाहते हैं। सो जैसे कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है वो अपनी खुद की पैकिंग करके 1-1 किलो के पैकेट में सब माल बेचे अच्छे से स्टैंडर्डाइज करके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बेचना ही चाहिए ऐसे, उसके ऊपर आपको एग्जेम्प्ट मिलेगा। और हमने जब जीएसटी काउंसिल ने इसका पूरा एजेंडा देखा तब उनके पास पूरी डिटेल थी जीएसटी काउंसिल के पास कि किस किस ब्रांड की आइटम मार्केट में बिकती है और उसमें प्रीमियम कितना उनको मिलता है। तो जब प्रीमियम आप इतना ले रहे हैं मार्केट से ब्रांड का, तो फिर उसके ऊपर 5% टैक्स देने में क्या दिक्कत है? ये सवाल है।
कुछ ऐसे स्टेट्स हैं सर, एक दो स्टेट्स जिन्होंने एडिशनल भी कुछ टैक्स लगा दिया अभी रिसेंटली, किसी ने एक एंटरटेनमेंट पे, किसी ने ऑटोमोबाइल पे रोड टैक्स। क्या आप समझते हैं कि दिस इज़ नॉट अ गुड ट्रेंड टू सेट फॉर द स्टेट्स, जब एक वन नेशन वन टैक्स की बात हो रही है और आप एडिशनल टैक्सेस लगा रहे हैं? नहीं, देखिए, स्टेट के जो अलग पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में भी अभी भी बचे हुए हैं। जीएसटी में जो कमोडिटी आ गई, उन कमोडिटी में तो सिर्फ जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी, लेकिन उसके अलावा जो भी टैक्सेस डालने के स्टेट गवर्नमेंट के पास अभी भी अधिकार बचे हैं। उन अधिकारों का उपयोग करके कोई स्टेट अगर कोई टैक्स लगाना चाहते हैं तो उसमें तो नेचुरली जीएसटी काउंसिल उसमें बीच में नहीं आ सकती। हाँ, ये अलग बात है कि इट मे नॉट बी डिज़ायरेबल टू डू इट साइमल्टेनियसली विथ जीएसटी। थोड़ा वक्त और देखने के बाद, जीएसटी की रेवेन्यू देखने के बाद अगर होता तो अच्छा रहता। तो हमारा ये कहना है कि ये कर सकते हैं, अपना अधिकार है उनका, लेकिन नहीं करते तो अच्छा रहता, ये भी बात है। बट इनको भारत सरकार रोक नहीं पाएगी, बिकॉज अभी प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स है, जीएसटी लग रहा है। जीएसटी के अलावा लोकल बॉडी के लिए एंटरटेनमेंट टैक्स लगाना, वो स्टेट गवर्नमेंट का अभी भी अधिकार है लोकल बॉडी के हित के लिए। तो वो कुछ स्टेट ने यूज़ किया है। जो रोड टैक्स है आपका, ये जो व्हीकल के ऊपर आप लाइफ टाइम टैक्स लेते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम व्हीकल के ऊपर, वो अभी स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में है। स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन चार्ज प्रॉपर्टी के ऊपर, वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वो भी अभी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। ड्यूटीज़ ऑन पोर्टेबल अल्कोहल स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है अभी भी। तो ये सब कमोडिटी के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कैन कीप वॉट एवर दे वांट टू कीप, तो काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा होगा कि भाई अब जीएसटी में मतलब इतना, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का ही केस ले लीजिए, उनकी सबसे बड़ी इनकम होती थी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, ऑक्ट्रॉय की। अब वो पूरी इनकम चली गई, तो उनको ये लग रहा होगा कि भाई हमको बॉम्बे सिटी को भी तो पैसा देना पड़ेगा आप स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसके लिए संसाधन जुटाना है, तो उसके लिए कुछ अधिक टैक्स का उन्होंने किया। आपकी हसमुख जी, आपकी एविएशन इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है? बिकॉज कुछ जो रिपोर्ट्स आई रोल आउट के बाद, उसमें दो अहम मुद्दे उभर कर आए। एक तो क्योंकि एटीएफ पर पूरे देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्सेशन है, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत उन्हें आ रही है। और दूसरा, जो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स वो इंपोर्ट करते हैं या फिर इंजन्स अगर वो इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है उस वजह से बिकॉज ऑफ जीएसटी उन्हें दिक्कत आ रही है। नाउ इज देयर रियली मेरिट, ये जो इश्यू उनकी तरफ से आया है उसमें? देखिए, काफ़ी लोग जब जीएसटी को इवेल्युएट करते हैं ना, तब मिस्टेक ये करते हैं कि प्री जीएसटी एंड पोस्ट जीएसटी में क्या तफावत हुआ है। जो चीज़ पहले भी वैसी थी और उसमें जीएसटी के कारण कोई बदलाव नहीं आ रहा है, उसको भी अभी बदलने का कोई तुक नहीं है। जैसे एटीएफ की बात ले लीजिए आप। अब एटीएफ का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट वेट लगाती है। हर स्टेट में प्री जीएसटी ऑल्सो एटीएफ का दर अलग अलग है, बिकॉज हर स्टेट में वेट अलग अलग लगा हुआ है। तो वो प्रॉब्लम जीएसटी के कारण नहीं है, वो प्रॉब्लम प्री जीएसटी में भी थी और वो रहेगी, इसलिए कि वो एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज आउटसाइड जीएसटी। जो चीज़ आउटसाइड जीएसटी है उसके लिए जीएसटी को क्यों ब्लेम करें? वो तो पहले भी ऐसा ही था, प्री जीएसटी भी और पोस्ट जीएसटी भी वो वही रहेगा। ये अलग बात है कि सुधार करना चाहिए कि हर स्टेट में एटीएफ का टैक्स रेट सेम होना चाहिए, लेकिन उसके लिए अब इंतजार करना पड़ेगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। जब ये हो जाएगा, जिसके लिए संविधानिक प्रोविज़न है, संविधान में ये प्रोविज़न रख दिया गया है कि जब भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। ये प्रोविज़न है, अब काउंसिल को डिसाइड करने की बात है। बट वो सुधार फ्यूचर में आएगा। अब वो सुधार फ्यूचर में आएगा, लेकिन बाकी सब सुधार तो हम लोग कर ले, जो हो सकता है वो कर ले हम लोग। सर, कई रिपोर्ट्स दैट आर कमिंग इन फ्रॉम द ग्राउंड ये इंडिकेट कर रही हैं कि जैसे जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है उसमें बहुत तेज़ी आई है, बट देयर इज़ अगेन सम फियर दैट कहीं जगह फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं और वो फिर भी रोक रहे हैं और कुछ अलग अलग टाइप के फाइन्स लगा रहे हैं। और वो ई वे बिल की जो बात हुई थी, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑन दैट? देखिए, ऐसा है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को रोकने के कई सारे उपाय हैं। एक उपाय ये है कि हम
टैक्स की पूरी चेन को कंप्लीट करे, हर आदमी को रजिस्टर करवाए, एक दूसरे का जो इनवॉइस है उसके साथ मैचिंग करे, तो ये सब चीज़ से इनफॉर्मल इकोनॉमी कम होगी, जो कि जीएसटी में आता है। लेकिन ये भी बात सही है कि आज जीएसटी के आने के बाद भी अगर मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर, पूरा चेन में से कोई बाहर निकल के माल को बिना टैक्स पे किए बेच सकता है, तो उसके लिए क्या कंट्रोल करेंगे आप? माल जब है, अगर मैन्युफैक्चरर में भी पे नहीं होता हो, होलसेलर में से भी छूट गया, तो रिटेलर में भी नहीं पकड़ा जाएगा और कंज्यूमर तक वो बिना टैक्स का चला जाएगा। तो उसके लिए एक ही उपाय है, ई वे बिल। ई वे बिल इज द ओनली वे आउट, कि भाई आप कोई भी गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं तो आप एक ई वे बिल जनरेट करके भेजिए, ताकि हमारे रिकॉर्ड में एक पर्चा रहे कि भाई यस, ये गुड्स का ट्रक इधर से उधर तक मूव किया है। चाहे आप इनवॉइस के साथ मूव कर रहे हैं, चाहे आप अपने ही दूसरे गोडाउन में डिपो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो चालान के साथ भेज दीजिए आप। लेकिन आप एक ई वे बिल जनरेट कर दीजिए, तो एक थोड़ा सा ऑडिट ट्रेल हमारे यहाँ रहेगा, ताकि उस माल के ऊपर कभी ना कभी हम पूछ सके सवाल। तो ई वे बिल की प्रणाली जो है, जो मेथड है ई वे बिल की, ये जीएसटी के कारोबार को पूरक बनेगी। इट विल बी सप्लीमेंट्री टू जीएसटी। और अगर ये नहीं करेंगे तो अभी भी संभव है कि लोग इधर से उधर अपना माल ले जाएंगे, कहीं पकड़े नहीं जाएंगे, और फिर वो टैक्स नेट के पूरा बाहर रहेगा। ये कब तक? और आज ई वे बिल का सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, 3 महीने के लिए अभी हमने नहीं बनाया, लेकिन स्टेट में, काफ़ी सारे स्टेट में है। इनफैक्ट जितने भी मेजर स्टेट है महाराष्ट्र को छोड़ के, वो सब मेजर स्टेट में आज ई वे बिल की कोई ना कोई सिस्टम है, जहाँ पर कोई भी माल मूव करने के लिए आपको ई वे बिल लेना है। अब सवाल ये है कि पूरे देश में एक ई वे बिल लागू करना है, जो कि हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके लागू करें। 1 अक्टूबर हमारा टारगेट है कि नेशन वाइड एक ई वे बिल की सिस्टम बन जाए, ताकि अभी हर स्टेट की सिस्टम जो लोगों को फॉलो करनी पड़ती है उसको भी हम दूर कर सकें। और आप ट्रैक पे हैं 1 अक्टूबर में? बिल्कुल हम ट्रैक पे हैं। ठीक है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। हसमुख जी, और एक चीज़, अभी नवीन कुमार जी थे हमारे साथ जीएसटीएन नेटवर्क के, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही कि जो फ्रेश रजिस्ट्रेशंस के आंकड़े थे, उन्होंने खुद जो एस्टिमेट लगाया था उससे कहीं ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुए हैं 20 दिन में, जो लोग पहले बाहर थे या फिर जो अपना GSTIN जनरेट नहीं कर पाए थे। नाउ इफ़ यू गो बाय दैट एज अ सैम्पल, क्योंकि पिछली बार जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आप भी जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन या फिर एस्टिमेट है इस साल का, उसे लेकर आप थोड़े रिजर्व्ड थे। गोइंग बाय द रिस्पॉन्स जो मिल रहा है और जिस तरह का स्मूथ रोल आउट है, आप इज देयर अ स्कोप फॉर पॉजिटिव सरप्राइज ऑन द रेवेन्यू साइड? फर्स्ट ईयर में तो हम लोग अपना कंजर्वेटिव एटीट्यूड चालू रखेंगे। हमने इस साल के बजट में इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ 9% का ग्रोथ का एस्टिमेट किया है इस साल के बजट में। वो जानबूझ के किया है, बिकॉज फर्स्ट ईयर वी आर नॉट टू श्योर। बट यस, फ्यूचर के लिए तो इट इज़ गोइंग टू बी ऑल पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ओनली फर्स्ट ईयर आई एम लिटिल कंसर्न्ड अबाउट। इसलिए अभी मैं वो फिगर आपको देना नहीं चाहूँगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे साथ इनफैक्ट कई सारे लोग हैं जिनके पास इनफैक्ट ये लोग वेट कर रहे थे कि आप आए तो ये अपने सवाल पूछ पाएँ। सो विल टेक सम क्वेश्चंस। या प्लीज़। मेरा नाम प्रदीप अग्रवाल है। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को लेके है। मोदी जी का मिशन हाउसिंग फॉर ऑल, जिससे हर परिवार को एक घर मिल सके, वो मेन मिशन है आपका। लेकिन जीएसटी में आपने प्रीमियम सेगमेंट को और अफोर्डेबल हाउसिंग को सेम दायरे में रखा है, जबकि जीएसटी लागू होने से पहले उसमें सर्विस टैक्स आपने एग्जेम्प्ट किया हुआ था। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि एक गरीब को लो कॉस्ट हाउसिंग मिल पाए, उसके लिए आप क्या और बेहतर कर सकें, प्लीज़ कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है कि पहले हमारा जो टैक्स था वो सिर्फ सर्विस टैक्स था, अब हमारा जीएसटी बन गया है। जब सर्विस टैक्स था तब जो सर्विस कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है एफोर्डेबल हाउसिंग बनाने की, उसके ऊपर ही हमने सर्विस टैक्स का एग्जेम्पशन दिया था। जो मटेरियल था उसके ऊपर नहीं दिया था।
क्योंकि मटेरियल के ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी टैक्स कर भी नहीं पाती थी। तो इसीलिए हमने एबेटेड रेट जो था, जैसे आपका वो था, आई थिंक इट वाज 6% जो एबेटेड रेट था सर्विस टैक्स में, क्योंकि माल सामान जो यूज़ होता है अफोर्डेबल हाउसिंग में, उसके ऊपर तो हमारा सर्विस टैक्स नहीं लग सकता ना, हम तो सर्विस कंपोनेंट के ऊपर लगाते थे। तो 15% सर्विस टैक्स के सामने हम लोग 6% लगा रहे थे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, राइट। अब वो सिर्फ सर्विस का कंपोनेंट था, अब जीएसटी बन गया। जीएसटी में जितना भी माल सामान वो यूज़ करेंगे वो सबका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, उसको मिलेगा ना। तो अब टोटल टैक्स, अगर ज़मीन उसकी नहीं है, ज़मीन सरकार दे रही है अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो 18% सर्विस वो जीएसटी लगेगा। लेकिन 18% में से बिल्डिंग मटेरियल जितने भी यूज़ होते हैं उन सबका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। मान लो फॉर ए सेकंड हम लोग ये कहे कि भाई आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं ले सकते और हम आपको पूरा माफ़ कर देते हैं 18%, तो फिर क्या होगा? ब्लैक इकोनॉमी जो रियल एस्टेट के साथ जुड़ी हुई है उसी को हम प्रोत्साहन देंगे, क्योंकि वो फिर क्यों सीमेंट, स्टील, सरिया और बिल्डिंग मटेरियल, टाइल्स, मार्बल, वो सब क्यों फॉर्मल सेक्टर से खरीदेगा? उसको तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हमको इनकरेज करना है। सो वो इनकरेज करने के लिए हम अगर उसको एग्जेम्पशन दे देंगे तो फिर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो क्यों, उसको इंसेंटिव ही नहीं रहेगा, फिर तो ब्लैक इकोनॉमी रियल एस्टेट में चलती रहेगी ना। तो न सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग में, लेकिन आपने देखा होगा कि जितने भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर भी पहले सर्विस टैक्स एग्जेम्पशन था। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर सरकार के लिए रोड बना रहा है, इरिगेशन प्रोजेक्ट बना रहा है, सरकारी बिल्डिंग बना रहा है, तो उसके ऊपर भी ये एग्जेम्पशन को विड्रॉ किया गया है। वो विड्रॉ करने का पर्पज़ यही है कि पूरी इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में लाना है और उनको हमको इंसेंटिवाइज करना है कि वो जो बिल्डिंग मटेरियल है, एंड मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल 28% में है, तो वो सबका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। तो वर्चुअली इंसिडेंस तो बहुत कम होगा। राइट, बिल्कुल। हमारे साथ अमर सिंह जी भी हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे थे। एक चीज़ भी इसमें ऐड कर दो प्लीज़ सर। मेरा कंसर्न है कि अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी दे दें तो उसके बाद भी लगभग 6% टैक्स उस अफोर्डेबल हाउसिंग वाले को पड़ रहा है। वो थोड़ा 6%, अगर हम जीएसटी को 6% पे ला पाएं तो कम से कम उन लोगों के लिए वो ऑलमोस्ट टैक्स जीरो के बराबर। वो ठीक है, वी गेट योर पॉइंट। देखिए, जीएसटी एक अच्छी चीज़ है, इसमें कोई प्रश्न नहीं। और आपकी सरकार से पहले भी पिछली सरकार ने भी इसको शुरू किया था। मैंने स्वयं कई वित्त मंत्रियों को, कई प्रधानमंत्री को इसमें संलिप्त देखा है। राज्यसभा में एक सांसद के रूप में जब यह प्रस्ताव रखा गया तो इस वक्त वहाँ कुछ विरोधी ज़्यादा हैं, इसके बावजूद आम सहमति बनी और ये पास हुआ और कोई विवाद नहीं हुआ। और हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान भी आया कि इसका श्रेय हम नहीं ले रहे हैं, ये साझे का श्रेय है इसमें। और जब समारोह हुआ जीएसटी का तो उसमें आपके वित्त मंत्री का जो बयान आया उसमें सभी पूर्व वित्त मंत्री, यहाँ यशवंत सिन्हा जी दर्शकों में बैठे थे, उन तक का नाम उन्होंने लिया। बहुत उदारता से सरकार ने इसका, प्रशासन ने राजनीतिकरण नहीं किया। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा सवाल जानना चाहता हूँ कि सारी आम सहमति हुई, इसके बावजूद प्रदर्शन किया कुछ लोगों ने, और ज़्यादा सरकारें नहीं रह गई हैं, कुछ ही सरकारें रह गई। जैसे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार रह गई है, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। इन सब लोगों ने आम सहमति के आधार पर अपनी स्वीकृति की मोहर देने के बावजूद काफ़ी तीखा प्रदर्शन जीएसटी के लिए किया। अब जो राज्य के अधिकार हैं जहाँ जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं है वो अलग बात है, लेकिन क्या कोई ऐसी विधा है कि जीएसटी के अंदर जो चीज़ आ गई है, जो प्रावधान बन गया है, जिसको आप स्वीकृति दे दिए हैं, भले अल्पमत में हो और भले उन्होंने जीएसटी को एक वास्तविक रूप देने के लिए एक समय में समर्थन किया, लेकिन हम विरोध के लिए, विरोध करने वाली जो शक्तियाँ देश में भले अल्पमत में हैं, उनसे निपटने के लिए हमारी क्या तैयारी है? अब आपका सवाल तो बहुत वाजिब है, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा सा
पॉलिटिकल टाइप का इश्यू है जिसमें मंत्री जी को आप ये सवाल शायद पूछ सकते हैं। जब मंत्री जी आए तो आप कुछ बड़े बड़े मंत्री जी आएंगे यहाँ पर, तो उनको आप सवाल ये पूछ सकते इनफैक्ट वी हैं। आर टोल्ड कुछ ही समय में गडकरी जी पहुंच ही रहे हैं। लेकिन राकेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं फ्रॉम हुंडई, आप पूछना चाहेंगे कुछ? ऑलराइट, नो क्वेश्चन। सर, मेरा नाम सुदर्शन सरीन, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो इसका हम स्वागत करते हैं, जीएसटी का सारे देश ने स्वागत किया है। लेकिन हमारी 4 करोड़ के करीब एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ है और 10 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। उसमें कई कन्फ्यूजन या कुछ थोड़ी सी परेशानियां हैं। मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए तो बहुत लाभ होगा, क्योंकि वैसे अवेयरनेस की कमी है। पहले तो ये है कि आपने सरकार ने सुविधा केंद्र भी बनाए हैं कि लोगों को ताकि सहायता के लिए कोई किया जाए, लेकिन वो वहाँ बहुत कम है। हम सोचते हैं प्राइवेट सर्कल में भी ऐसे सुविधा केंद्र, ऐसी एसोसिएशन और ऐसी बनाए, कोई ऐसी आप स्कीम बनाइए कि ऐसे प्राइवेट जो सुविधा केंद्र बनाए तो उसमें वो सहायता करें, तो उससे हमारे देश के अंदर बड़ी जागृति आएगी। और दूसरी बात यह है कि 1.5 करोड़ तक एग्जेम्पशन थी स्मॉल स्क्वायर को सेंट्रल एक्साइज में, तो अब जिसको एग्जेम्पशन अब 20 लाख तक की गई है तो उनको टैक्स नहीं इतना देना पड़ता था, तो उसको तो 5%, 10% या वेट या सेल टैक्स वगैरह देना पड़ता था। उनको एकदम जो 28% रेट है वो असर बहुत चुभता है, और उसमें लगता है कि कई फैक्ट्री भी बंद हो जाएंगी। इसलिए हमारा ये ख्याल है कि 28% रेट जो है वो, जैसे सबका ध्यान था पहले कि 15-16% तक ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स होगा, तो 28% से जो इनपुट भी है ना जो उनका, वो भी 18% से ज़्यादा नहीं मिलता लोगों को। और जो 28% देने से वो सारी इकोनॉमी जो है सारा उसमें फ़र्क पड़ता है। तो हमारा ये कहना है कि या तो एग्जेम्पशन बढ़ाई जाए तो या ये टैक्स रेट भी जो है कम किया जाए। राइट, वी गेट योर पॉइंट। राकेश जी, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? या प्लीज। सर, एक ऑटोमोबाइल्स के लिए जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, वो रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स, और सर इसके पहले सरकार ने इसको प्रमोट करने के लिए जो है, और ये चैलेंज के लिए जो है हाइब्रिड व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ दिशा निर्देश किया था, और उसको कुछ कंसेशंस मिले थे हाइब्रिड व्हीकल्स को। इस जो जीएसटी के जो अब ये लागत आई है उसमें हाइब्रिड व्हीकल्स के जो टैक्सेशंस है वो ऊपर चले गए हैं, और वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं पहली पॉलिसीज़ के हिसाब से। इस पे क्या करना चाहेंगे? ये प्रश्न हम पहले भी जवाब दे चुके हैं। इसमें ऐसा है कि जो हाइब्रिड व्हीकल बनता है उसका अपना जो फ़ायदा है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी वो बहुत अधिक है। आप कह रहे हैं कि करीब 40% तो कम से कम फ़ायदा होता है उसमें फ्यूल एफिशिएंसी में। और अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की कॉस्ट देखेंगे तो एक 30 लाख के व्हीकल के ऊपर करीब 3 लाख या 4 लाख का कॉस्ट उसमें आता है। तो ये 10% अमाउंट जो अधिक ले रहे हैं आप हाइब्रिड व्हीकल के लिए, वो कंज्यूमर के लिए फिर भी अफोर्डेबल है। वो उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसमें से उसको 1 साल में ही निकल जाएगा, इतना अमाउंट तो 1-2 साल में ही निकल जाएगा। तो फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सरकार हर चीज़ को सब्सिडाइज करने की कोशिश कर रहे। हमारी कोशिश ज़रूर ये है कि भाई एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी देश में आए, और इसी के लिए एक पॉलिसी भी आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री की है। देयर इज़ ए डायरेक्ट सब्सिडी स्कीम ऑल्सो। सो पहले इस देश में जो होता रहा कि हर चीज़ को एनकरेज करने के लिए टैक्स को ही यूज़ करो एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रमोटिंग समथिंग। अब वो आई थिंक वी हैव टू चेंज अवर स्टाइल। एग्जेम्पशन रूट को बंद करना पड़ेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जाना पड़ेगा। डायरेक्ट सब्सिडी देके आपको जो चीज़ को प्रोत्साहन देना है वो दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ही देना पड़ेगा। इसमें टैक्स का एग्जेम्पशन का स्कोप कम है। In fact, related to this, Mr. Subhash had raised this point about the tourism sector. आप उसको elaborate करना चाहेंगे? He'll be probably able to give you a more specific question. For the tourism ना? जी, tourism. सर, यही हमारा पॉइंट बड़ा सिंपल है कि प्राइम मिनिस्टर की जो विजन है वो जॉब क्रिएशन की है और पॉवर्टी इरेडिकेशन की है। सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव, बिकॉज इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ मैकेनाइज्ड एंड कंप्यूटराइज्ड। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है वो टूरिज़्म, चाहे वो एयरपोर्ट के पोर्टर्स हों, चाहे वो बेल बॉयज़ हों, चाहे वो एयर कंडीशनिंग के टेक्नीशियन हो, इट हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। हमारा जो इनबाउंड टूरिज़्म है वो बहुत कम है,
बांग्लादेश के फिगर्स अगर हम ऐड ना करें तो वी आर नॉट शोइंग दैट ग्रोथ ऑफ एक्चुअल जेन्युइन टूरिस्ट। वेयर एज आउटबाउंड टूरिज्म जो है इट इज़ डबल देन दैट ऑफ इनबाउंड टूरिज्म। तो हमने जब सर्विस टैक्स के अंदर हमने FIO, आई एम ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग चेयरमैन ऑफ द सर्विसेज सेक्टर ऑफ FIO, तो हमने जब रिप्रेजेंटेशन करी थी तो ये कहा था कि भाई वी कैनॉट एक्सपोर्ट टैक्सेस। तो टैक्सेस अगर जो फॉरेनर्स से हम ले रहे हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक टूरिज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेन टूरिस्ट्स, तो उनसे हम फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट आती है बाहर से। सर्विसेज जरूर, ताजमहल को तो हम एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, वो तो इंडिया में ही रहेगा, तो सर्विस हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं, बट टैक्स जो हम चार्ज करेंगे वी आर एक्सपोर्टिंग दोज टैक्सेस बिकॉज वी आर चार्जिंग फॉरेनर्स। अच्छा, फिर जो इंडियन टूरिस्ट बाहर जा रहा है, ही इज़ अवेलिंग ऑल हिज सर्विसेज अब्रॉड, उसको भी हमने टैक्स कर दिया। अब जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, जो डेफिसिट है हमारा, इट इज़ मोर देन 100%। जो आउटबाउंड से वी आर स्पेंडिंग अबाउट $41 billion और मोर, एंड इनबाउंड वी आर अर्निंग ओनली $21 billion। सो जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड इन थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। जो इंडियन इंडस्ट्री अपनी कॉन्फ्रेंस भी वहाँ कर रही है, शादियाँ भी वहाँ कर रही है, इट्स चीपर। सो इफ़ वी डोंट किल द गीज दैट्स गोइंग टू ले गोल्डन एग्स, इसका जो एक्साइज पे और लिकर पे और जो एयर कंडीशनिंग है, इन सब पे मल्टीप्लायर फिर आपको डायरेक्ट टैक्सेस मिलेंगे, दैट विल रियली गिव अ किक स्टार्ट। एंड आई थिंक दिस नीड्स टू समझ गया, आपकी बात समझ गया। अब इसका जवाब उत्तर इतना ही है कि देखिए, इस देश में काफ़ी सारी चीज़ें करने लायक है। अब वो हर चीज़ का उपाय GST अभी नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर टूरिज्म के ऊपर रीजनेबल होना चाहिए, आई एग्री विद दैट। बट सवाल ये है कि प्री GST जो टैक्स था, उसके सामने पोस्ट GST टैक्स की कंपैरिजन आप क्यों नहीं करते?